इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, जैसे हम सीपीसी के लेक्चर में भाग 11 में सेक्शन 132 से लेकर 135 तक के प्रोविजंस हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 136 से लेकर 143 तक के सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे, उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 136 की। सेक्शन 136 क्या बात करता है कि जहां गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली संपत्ति जिले से बाहर है, वहां पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है। अर्थात सिविल आदेशिका के अधीन यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाने वाला है या फिर जो संपत्ति कुर्क की जाने वाली है, उस जिले के अर्थात जिस न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया है उसकी अधिकारिता से बाहर है, उस जिले से बाहर है वह संपत्ति या फिर वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाना है वह बाहर है, तो वहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या प्रोसीजर होगा, ये बताया गया आपका सेक्शन 136 में। यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज क्या बात करता है, जहाँ यह आवेदन किया जाता है कि इस संहिता के किसी ऐसे उपबंध के अधीन जो डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित नहीं है, अर्थात डिक्रियों के निष्पादन में यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, कोई संपत्ति कुर्क की जानी है, उसको छोड़कर यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए या कोई संपत्ति कुर्क की जाए, ऐसा आवेदन किया जाता है और जिस न्यायालय में ऐसा आवेदन किया जा रहा है उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से बाहर ऐसा व्यक्ति निवास करता है, ऐसी संपत्ति स्थित है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऐसा आवेदन किया जा रहा है जिस न्यायालय में कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, कोई संपत्ति कुर्क की जाए, ठीक है, और वह जो संपत्ति है और वह व्यक्ति है जो वो कहाँ पे है, जिले से बाहर है, उसकी अधिकारिता की बाहर, स्थानीय सीमाओं से बाहर है, तो वहाँ पर न्यायालय स्वविवेकानुसार गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकेगा, ठीक है, या फिर कुर्की का आदेश कर सकेगा। तो न्यायालय क्या कर सकता है, जब आवेदन ऐसा किया जाता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या फिर संपत्ति कुर्क करने के लिए, फिर न्यायालय क्या कर सकता है, स्वविवेकानुसार गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकता है या फिर कुर्की का आदेश कर सकता है। और जिले के उस न्यायालय को, ठीक है, कौन से न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, निवास करता है या ऐसी संपत्ति वहाँ पर स्थित है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है न्यायालय, वारंट या आदेश की प्रति उस न्यायालय को भेजेगा जहाँ पर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या फिर ऐसी संपत्ति स्थित है। और साथ ही साथ जो आदेश की प्रति भेजी जाएगी, वारंट या आदेश की प्रति के साथ वह खर्चे भी भेजे जाएंगे, जो खर्चे के रकम होंगे जिसकी संभावना है कि हाँ इतने खर्चे लग सकते हैं वहाँ पर, तो क्या कर देगा न्यायालय, उतने खर्चे की जो रकम होंगे उसको भी साथ में भेजेगा। उसके बाद जिस न्यायालय को भेजा गया है अर्थात जिला न्यायालय, ऐसी प्रति और रकम की प्राप्ति करने पर, ठीक है, अपने अधिकारियों द्वारा जो जिला न्यायालय है वहाँ पे भेजा जाएगा ऐसी प्रति, वारंट या आदेश की प्रति। और उसके बाद जो जिला न्यायालय है वो क्या करेगा, अपने अधिकारियों द्वारा या फिर जो जो उसके अधीनस्थ न्यायालय है उसके द्वारा गिरफ्तारी और कुर्की करवाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, उस न्यायालय को इत्तला भेजेगा जिस न्यायालय ने वारंट या आदेश निकाला था। दैट मीन्स जिस न्यायालय को ऐसा वारंट या आदेश की प्रति भेजी जाएगी संपत्ति की कुर्की करने के लिए या फिर व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने के लिए, तो न्यायालय क्या करेगा, वह ऑब्वियस सी बात कि जिला न्यायालय होगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, अपने अधिकारियों से या फिर उसके अधीनस्थ सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं उसके द्वारा गिरफ्तारी या फिर कुर्की करवाएगा और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके उस न्यायालय को भेजेगा जिसने वारंट या आदेश निकाला था। तो ये है आपका सेक्शन 136। उसके बाद आता है आपका 137। अब अधीनस्थ न्यायालय की भाषा क्या होगी, अधीनस्थ का मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया, जो उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा क्या होगी, यह राज्य सरकार निर्देश द्वारा निर्धारित कर सकेगी, ठीक है। तो जो उच्च न्यायालय से जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी क्या भाषा होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, ये राज्य सरकार डिसाइड कर सकती है। राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि किसी भी न्यायालय की भाषा क्या होगी। उच्च न्यायालय की भाषा नहीं, यहाँ पर उच्च न्यायालय से नीचे की वाले कोर्ट की बात की जा रही है, तो वहाँ पर राज्य सरकार डिसाइड कर सकता है कि वहाँ पर न्यायालय की भाषा क्या होगी और किस लिपि में ऐसे न्यायालयों के आवेदन और उनकी कार्रवाइयाँ लिखी जाएगी। ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दी गई है। उसके बाद है आपका वो सेक्शन 138। सेक्शन 138 क्या बात करता है, साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अब यहाँ पे हाई कोर्ट की शक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि उच्च न्यायालय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
किसमें, जो गैजेट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, प्रकाशित किया जाता है, उसके द्वारा उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसी अधिसूचना विनिर्दिष्ट और उसमें दिए हुए वर्णन वाले किसी न्यायाधीश के बारे में निर्देश कर सकेगा कि उन मामलों में जिनमें अपील अनुज्ञात है, साक्ष्य अंग्रेजी भाषा में और विहित रीति से उसके द्वारा लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है, ठीक है ना, और उसमें जो भी न्यायाधीश के नाम होंगे तो वहाँ पर उनको ये आदेश दे सकता है कि जिस मामले की अपील अनुज्ञात है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाए, उस मामले में जो साक्ष्य लिखे गए हैं, एविडेंस लिखे गए हैं, उनको अंग्रेजी भाषा में लिखा जाए और जिस रीत से उच्च न्यायालय कहेगा उस रीत से उसको लिखना होगा। ये बताया गया आपका सेक्शन 138 में। उसके बाद है सेक्शन 139। सेक्शन 139 क्या बात करता है, शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी। जो एफिडेविट होते हैं, ठीक है ना, शपथ पत्र होता है, उसमें जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाएगी, ये बताया गया आपका सीपीसी के सेक्शन 139 में। इस संहिता के अधीन किसी भी शपथ पत्र की दशा में, ठीक है ना, किसी भी एफिडेविट की परिस्थिति में क्या किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त नोटरी, अर्थात जिनको नोटरी नियुक्त किया जाता है नोटरी अधिनियम के तहत, वो भी क्या कर सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं शपथ पत्र में, या भी ऐसा कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय नियुक्त करे, अर्थात कोई हाई कोर्ट भी किसी भी ऐसे अधिकारी को नियुक्त कर सकता है नोटरी के लिए, ठीक है ना, अर्थात शपथ पत्र के लिए जिसमें शपथ दिला सके वह व्यक्ति। उसके बाद है सी नंबर, किसी अन्य न्यायालय द्वारा जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त साधारणतः या विशेष रूप से सशक्त किया है, नियुक्त किए गए कोई अधिकारी, अर्थात यदि यहाँ पर तो ऊपर क्या था, हाई कोर्ट वहाँ पे अपॉइंट कर रहा था, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई है, यदि किसी न्यायालय को ऐसा अपॉइंट कर देता है, ठीक है ना, किसी अधिकारी को, किसी न्यायालय के अधिकारी को ऐसा अपॉइंटमेंट कर देता है राज्य सरकार कि वहाँ पर वो क्या कर सकता है, शपथ दिला सकता है शपथ पत्र में, वहाँ पर वह व्यक्ति भी क्या कर सकता है, अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट बताए गए हैं, कौन कौन से, कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट, अर्थात उसके बाद है यहाँ पे बाद में इसको जोड़ा गया था, जो नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन कोई नोटरी नियुक्त किया जाता है उसके द्वारा शपथ दिला सकते हैं, ठीक है। यदि हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है उसके द्वारा भी किया सकता है। यदि स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट यदि किसी व्यक्ति को ऐसा अपॉइंट कर देता है किसी भी न्यायालय को, ठीक है, विशेष या साधारणतः रूप से किसी को सशक्त कर देता है, ठीक है ना, प्राधिकृत कर देता है, तो वहाँ भी वह अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा। ये हो गया आपका सेक्शन 139। उसके बाद है सेक्शन 142, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आदेशों और सूचनाओं का लिखित होना, अर्थात कोर्ट के द्वारा यदि कोई सा भी आदेश दिया जाता है, कोई भी ऐसी सूचना जारी की जाती है, ठीक है, जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जानी है या फिर उसे दी जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, वह लिखित रूप में होगी। अर्थात यदि कोई कोर्ट का आदेश है, कोई सूचना है, वो सिर्फ लिखित रूप में होगी, मौखिक रूप में नहीं होगी। ये बताया गया आपका सेक्शन 142 ऑफ सीपीसी में। उसके बाद आता है आपका डाक महसूल सेक्शन 143। यहाँ पे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोस्टेज कहते हैं। जहाँ इस संहिता के अधीन निकाली गई और डाक द्वारा प्रेषित की किसी सूचना, समय या पत्र पर डाक महसूल प्रभार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस संहिता के अधीन यदि कोई ऐसी आदेशिका निकाली गई है, ठीक है, या फिर डाक द्वारा कोई ऐसी सूचना भेजी गई है या फिर कोई ऐसा पत्र भेजा गया है जिसके बारे में क्या है, डाक महसूल प्रभार्य है, अर्थात कोई ऐसे उसके ऊपर चार्ज लगाया जाना है, तो वहाँ पर क्या है कि ऐसा डाक महसूल और उनके रजिस्ट्रीकरण की फीस उस समय के भीतर संदत्त की जाएगी जो उस पत्र व्यवहार किए जाने के पूर्व नियत किया जाए। अर्थात यदि कोई सूचना भेजना है, कोई समन की तामील करनी है, कोई भी नोटिस भेजना है, तो क्या उसके पहले जो भी फीस लगती होगी वहाँ पे क्या करना होगा, उस पत्र व्यवहार किए जाने के पहले वहाँ पर वह फीस जमा करनी होगी, तभी वह उसकी सूचना जारी की जा सकती है, ठीक है ना, चाहे डाक द्वारा हो चाहे किसी भी हो सूचना। परंतु यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे पावर दे दी गई है कि जो डाक महसूल या फीस है उन दोनों में क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट छूट दे सकती है। अब यहाँ पे ऊपर तो बता दिया गया कि यहाँ पे यदि कोई चार्ज है तो पहले ही जमा कर दिया जाएगा, वहाँ पे यदि पत्र व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है ना, डाक के द्वारा भेजा जा रहा है, तो वहाँ पे उसके पहले क्या कर दिया जाएगा, उसकी जो भी फीस होगी वहाँ पे उसको जमा करनी होगी। लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो जो डाक महसूल है या फिर जो फीस है, इन दोनों में क्या कर सकती है, छूट दे सकती है। तो ये आपका सेक्शन 143।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।